Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. एक्सरसाइज के शायद कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो कंप्लीट करके और फिर हम अमाइन से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हुए थे बताइए। सर 12th। हाँ जी बोलिए। सर 12th। बस 12, 18, 19। सर 18, 18, 19 भी दिया था। अच्छा, तो 12th, 18 एंड 19। चलिए एक बार 12th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। आप लोगों ने कर लिए तीनों पार्ट? सबसे कंफर्टेबली हो गए या डाउट है किसी को? सर हो गए। सबसे एवरीबॉडी? श्रेया, शुभम, यस सबने कर लिए? प्रगत, साहिल, काशवी, एक बार चेक करवा देता हूं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दे रखे हैं 12th के फर्स्ट में। देयर आर 4 पार्ट्स। एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एक हमें दे रखा है एसिटाल्डिहाइड व्हिच इज CH3C डबल बॉन्ड OH। The B1 is acetone CH3CO CH3। देन हमें C दे रखा है डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन। डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन का मतलब है दोनों तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, एक कार्बन के तीनों तरफ कार्बन, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। फिर इसके बराबर में एक कीटोन एंड देन अगेन अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और एक डी पार्ट हमें फर्स्ट में दे रखा है मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन। सो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ टर्ड ब्यूटाइल। So these are the 4 compounds in first part और property indicated है the reactivity toward HCl। देखिए HCl के साथ जो रिएक्शन होता है ना, that is a nucleophilic addition reaction। ठीक है, आप सब लोग चेक करना आपने ऐसे ही करा है कि नहीं। आप सब लोगों को पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप में सब में कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। सभी केसेस में कार्बन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसी कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को देख के ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा। अब देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवाए थे तो मैंने एक बात बताई थी ओरली कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करें टुवर्ड्स दिस रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन्स आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कीटोन कम रिएक्टिव। क्यों कम रिएक्टिव होते हैं? उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो याद रखिएगा कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, आप जैसे ये वाला देखो, इसमें ये 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज काफी रिड्यूस्ड हो जाएगा, इधर से भी 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज काफी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा तो फिर नेगेटिव का अटैक भी स्लो हो जाएगा। ऊपर से हिंड्रेंस, आप देखिए इधर भी कितना बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी कितना बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला कीटोन, एक तो हर कीटोन एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होता ही है, लेकिन उन कीटोन्स में भी ये वाला कीटोन लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए सी वाला लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब Yes. जैसे जैसे ग्रुप्स छोटे होते जाएंगे, लेस बल्कियर होते जाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इस पे एक ग्रुप खत्म हो गया। फिर इसके कंपैरिजन में ये और भी ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए होगा क्योंकि वो एल्डिहाइड में बस एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर से बल्कियर नेचर भी नहीं है। ठीक है, इस साइड से Cn बहुत इजीली अप्रोच कर सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। तो बताइए सब लोगों ने यही ऑर्डर करा था? यस यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है। अब ये वाला मैं आपसे पूछूंगा, पहले मैं सेकंड पार्ट के बना देता हूं सारे। सेकंड पार्ट में भी हमें 4 चीजें दे रखी हैं। द फर्स्ट वन इज CH3CH2CH यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड। ओके, तो फर्स्ट वन दे रखा है हमें CH3CH2CHBr
COOH, 2-bromobutanoic acid, and the second one is 3-bromobutanoic acid, CH3CHBr, CH2COOH, and the third one is, अच्छा थर्ड में ब्रांचिंग दे दी उन्होंने, CH3CCH3 COOH, this is 2-methyl propanoic acid, और लास्ट वाला दे रखा है ब्यूटानोइक एसिड, a straight chain। तो बेसिकली 4 एसिड्स दे रखे हैं और इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि कम एसिडिक से ज्यादा एसिडिक की तरफ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम सब में से H+ निकाल दें तो सब में से H पॉजिटिव निकालने के बाद ये कॉन्जुगेट बेसिस बन जाएंगे सब, और जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। हैंड रेस करो, कौन कौन बताएगा मुझे इसका आंसर। ये होमवर्क तो लास्ट टू लास्ट क्लास का था ना, फिर 2-3 हैंड क्यों रेज हो रही हैं, बाकी सबने नहीं करा। गौरांग, हार्दिक, जिया, कार्तिक, अनन्या, अक्षित, आप लोगों ने नहीं करा। बोलिए भाई, हाँ या ना, करा या नहीं करा, या डाउट है। अनन्या शर्मा, आपने करा? यस अनन्या, यू वर नॉट ऑडिबल। स्टिल नॉट ऑडिबल। अनन्या सिंगल, आपने करा? यस सर। हाँ तो मैं तो हैंड रेस करने को बोल रहा हूँ ना, कौन कौन जिन्होंने करा हैंड रेस करिए। जिया, आपने करा? सर ट्राई करा सर, 1 सेकंड। ओके। निखिल, यस सर। करा है आपने? सर ट्राई किया है, पता नहीं गलत है सर। अच्छा निखिल, आप बताओ विच सीम्स टू बी लीस्ट रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू यू। लीस्ट एसिडिक कौन सा है आपके हिसाब से? सर डी। डी वाला, रीजन? सर इसमें जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है सर, वो अपना नेगेटिव चार्ज और इंटेंसिफाई कर देगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे तो दो इथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये और भी जल्दी कर देगा? ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इसके नेगेटिव को ये और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देंगे। यहाँ तो एक ही मिथाइल ग्रुप है, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है। सर मैंने C का ये वाला स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया था। अच्छा, एनीवेज देखिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमें ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज को कम करना है, बढ़ाना नहीं। अब कोई भी ऐसा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, जो इस नेगेटिव चार्ज को जितना इफेक्टिवली कम कर देगा, कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये चार्ज और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तो कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप देखिए, H के निकलने के बाद O पे नेगेटिव आया, ऊपर से ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये मिथाइल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर देंगे। ये लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। सो दैट्स व्हाई C लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है, C वुड बी लीस्ट एसिडिक। उससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा ये, क्योंकि इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो D की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी। उससे ज्यादा एसिडिक, अब देखो ये तो काफी एसिडिक होंगे क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है। यहाँ पे बीटा पोजीशन पे Br लगा हुआ है, यहाँ अल्फा पोजीशन पे Br लगा हुआ है। कौन सा वाला Br ज्यादा इफेक्टिवली चार्ज को विड्रॉ करेगा? अल्फा वाला। अल्फा वाला। तो बीटा वाला थोड़ा कम एसिडिक होगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा A वाला, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज को बहुत इफेक्टिवली ब्रोमीन पीछे विड्रॉ कर लेगा। तो बताइए, आप लोगों ने भी यही ऑर्डर करा था? यस। अनन्या आपका सही हुआ, शशांक, ऋषभ आपका भी सही हुआ। यस सर। यस सर। शुभम, चलिए, यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है। और उसके बाद लास्टली
अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ में आपकी बार एरोमेटिक एसिड्स दे रखे हैं, बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। ओरली डिस्कस करते हैं। देखिए एक तो खाली बेंजोइक एसिड दे रखा है, रिंग पे COOH, ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना कोई विड्रॉइंग ग्रुप। फिर अगले दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है, यानी कि पैरा पे नाइट्रो, और एक 3,4 डाइनाइट्रो, और 4 पे मिथॉक्सी, लास्ट वाले में 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लीस्ट एसिडिक कौन होगा इनमें से, बताइए? सर लास्ट सर वाला मिथॉक्सी मिथॉक्सी होना चाहिए। लास्ट वाला, क्योंकि मिथॉक्सी इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ओवर द कॉन्जुगेट बेस। उससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड, यस यस सर यस सर। उससे ज्यादा एसिडिक होगा जिसमें एक नाइट्रो लगा हुआ है, 4 4 नाइट्रोबेंजोइक नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जिसमें 2 नाइट्रो लगे हुए हैं। यस सर यस सर। ठीक है, तो Yes. ऑर्डर आपको समझ में आ गया और सभी लोगों ने यही करा था। यस यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12.18 पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पार्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12.18 का फर्स्ट पार्ट करा ना आप लोगों ने, ट्राई करा था या नहीं? यस सर किया था। देखो मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। Cyclohexanone forms cyanohydrin in good yield, but 2,2,6-trimethyl cyclohexanone does not. 12.18 का फर्स्ट पार्ट में आपको एक तो साइक्लोहेक्सेनोन इज दिस, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, और ये 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इन दोनों को अगर हम HCN से रिएक्ट करवाएं साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। प्रोडक्ट भी बनाते हैं, यू नो, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। अब यहां पे Cn नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और O पे H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH and Cn, साइनोहाइड्रिन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनोन। यहां पे भी वही होगा, ठीक है। ये Cn नेगेटिव अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और OH आ जाएगा, तो यहां पे भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ऊपर OH और Cn लगे हुए होंगे, बट एट द सेम टाइम यहां पे मिथाइल भी है। आपसे पूछा गया है कि ये वाला लेस यील्ड्स में मिलता है and this is obtained in good yields. कौन बताएगा रीजन? शशांक झा आप बताइए। सर क्योंकि उसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जो उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। तो यहाँ पे द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स will decrease the reactivity, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप ना सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे शशांक, बल्कि दे विल आल्सो ऑफर अ हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ दिस Cn। एक हाईली हिंडर्ड प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए प्रोडक्ट भी कितना ज्यादा हिंडर्ड है, एक क्लोज विसिनिटी में एडजेसेंट कार्बन पे कितनी सारी ब्रांचिंग है, दैट वुड बी अ हाईली हिंडर्ड प्रोडक्ट। और हिंडर्ड चीजें हमेशा अनस्टेबल होती हैं, लेस बनती। तो दोनों रीजन दे रहे हैं आपने। मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट तो इसे लेस रिएक्टिव बना ही रहा है, ऊपर से अल्फा पोजीशन पे इतने सारे मिथाइल ग्रुप की एग्जिस्टेंस, इट इज आल्सो कॉजिंग द हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ Cn नेगेटिव। बताइए सब लोग। यस यस। मैं बाकी सब जिन्होंने नहीं करा है, मैं उनके लिए आंसर डिक्टेट कर रहा हूं, आंसर की प्रॉपर लैंग्वेज डिक्टेट कर रहा हूं। लिख लीजिए पहले, ये भी बना लीजिएगा, लेकिन पहले लिख लीजिए सब लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12.18 का फर्स्ट पार्ट। इसमें प्रॉपर लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी वो लिख लो। 2,2,6 trimethyl cyclohexanone, 2,2,6 trimethyl cyclohexanone will form a cyanohydrin in less yield, will form a cyanohydrin in less yield
will form a cyanohydrin in less yield since एक बार करुणा निधान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा से सुनो। 2,2,6 trimethyl cyclohexanone will form a cyanohydrin in less yield, will form a cyanohydrin in less yields since the presence of 3 electron releasing methyl groups. Since the presence of 3 electron releasing methyl groups, presence of 3 electron releasing methyl groups, presence of 3 electron releasing methyl groups will not only offer a hindrance to the incoming nucleophile, not only offer a hindrance to the incoming nucleophile, but they will also decrease the positive charge. Over the carbonyl carbon. Also decrease the positive charge over the carbonyl carbon. Decrease the positive charge over the carbonyl carbon. ठीक है, आप सब लोगों को समझ में भी आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब इसे अगर किसी को बनाना हो तो बना लीजिएगा। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाते वक्त करवा चुका था, आपको कॉपी में लिखवाया भी हुआ है, सब लोगों को याद है? Yes. Yes, sir. There are 2 NH2 group in semicarbazide, however only one is involved in the formation of semicarbazone, क्योंकि जो NH2 C डबल बॉन्डों के एडजेसेंट होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो नाइट्रोजन कार्बन पे अप्रोच नहीं कर पाता। ठीक है, तो यू नो दिस। और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है अल्कोहल वाले चैप्टर में। देखो एक बार मैं याद दिलाता हूं, आपको याद होगा जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, दिस इज एन एसिड प्लस कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, से CH3OH, और इसे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाती हैं, तो एक इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता था, एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलता था और एस्टर्स बन जाते थे, CH3COO CH3 प्लस वाटर। फिशर एस्टरिफिकेशन के नाम से ये रिएक्शन हमने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, फिशर एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें एस्टर बनते हैं ना, इसलिए इसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। मैंने आपको इसमें बताया था कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, आइदर द एस्टर और द वाटर हैज टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड, इमीडिएटली सेपरेटेड। अगर आपने इन दोनों को सेपरेट नहीं करा तो द रिएक्शन विल रिवर्ट बैक, और पीछे आने वाले रिएक्शन को एस्टर हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो यहां पे यही पूछा गया है कि वाटर और द एस्टर शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड, उसका रीजन बताने कि व्हाई वी शुड इमीडिएटली सेपरेट देम। तो बस आपको इतना बता रहा है, बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, एंड इफ वी विल नॉट सेपरेट दीस टू थिंग्स, अगर इन दोनों प्रोडक्ट को इमीडिएटली अलग नहीं करा तो द रिएक्शन विल रिवर्ट बैक टू फॉर्म एसिड एंड अल्कोहल। रिएक्शन की रिवर्सिबल नेचर मेंशन करनी है। सबसे पहले तो आप सब लोग ये बताओ, आपको याद आ रहा है हमने अल्कोहल में ये पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. तो एवरीबॉडी नोज द रीजन, मैं लिखवाऊं या आप सब लोगों को मालूम है? लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। आप जब अल्कोहल वाले टॉपिक में इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को पढ़ोगे ना, तो वहां मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, बस sir. रिवर्सिबल नेचर आप यहाँ पे शॉर्ट में बुक में ही लिख लो चाहे, बिकॉज ऑफ द in order to prevent the backward reaction, बस ऐसे लिख लो, in order to prevent the reversible reaction.
सर इसमें एक और रीजन भी हो सकता है ना कि वाटर रिमूव हाँ, करते बताइए। हुए शटर्स पे प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। वो रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। इन्होंने सिर्फ वाटर रिमूव करने की बात नहीं करी, इन्होंने दोनों चीजों को सेपरेट आउट करने की बात करी है, ठीक है। यस तो वो चीज याद रखिए, बिकॉज वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट हियर एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द सॉल्वेंट। एक्चुअली आपके लिए वो इजी नहीं है कि आप वाटर को अलग कर लो, एस्टर को वहीं रहने दो, इन दोनों को सेपरेट आउट करना है, यस ओके। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आप लोगों से? सर डाउट है। नो Doubt है? नो सर। यस सर डाउट। तो काफी लोगों से नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का फ्लो चार्ट बनाते हैं। 5 मार्क क्वेश्चन है ये। An organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and the rest is oxygen. इसका जो फर्स्ट लाइन है ना, दैट इंडिकेट कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी नहीं दिया। सब लोगों को याद है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस चलिए सर। एम्पेरिकल फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। पहले आगे का पार्ट करते हैं। उसके सेकंड पार्ट भी पढ़ोगे ना, अगर आप सेकंड लाइन से भी स्टार्ट करोगे तो भी हो ही जाएगा ये। देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वी डोंट नो द फॉर्मूला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में हमें क्या क्या दे रखा है वो ध्यान से देखिए। लेट्स सी कि व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। सबसे पहले दे रखा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस, तो टॉलरेंस नेगेटिव है, ठीक है। फिर हमें दे रखा है इट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 के साथ एडक्ट बनाता है। सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट्स बनते थे, ठीक है। इट फॉर्म्स एन एडक्ट, मतलब पॉजिटिव आ रहा है ये टेस्ट। उसके बाद देखा इट गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, NaOH/I2 के साथ येलो पीपीडी मिलता है CHI3 का, पॉजिटिव आ रहा है ये टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आयोडोफॉर्म मिलता है व्हिच स्मेल्स लाइक आयोडेक्स। And on vigorous oxidation, it gives ethanoic and propanoic acid. Vigorous oxidation, it gives CH3COOH plus CH3CH2COOH. देखिए वैसे तो मैंने अभी आपको एक दो क्लास पहले ही बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम में दी हुई एक एक इंफॉर्मेशन काम की होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इस वर्ड प्रॉब्लम में अगर हम पहली लाइन को यूज ना भी करें ना, तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो हमें उसे यूज करना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स तो उसके भी मिलेंगे पहले स्टेप के, ठीक है। लेकिन हम अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला ना भी निकाले ना, तो भी हमें पता चल रहा है यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ये लास्ट लाइन बड़ी काम की है। जब हमने ये पढ़ा ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में विगरस ऑक्सीडेशन पे हमें एक 2 कार्बन वाला एसिड और एक 3 कार्बन वाला एसिड दिया, तो हम समझ गए कि हमारे ओरिजिनल कंपाउंड में 5 कार्बन थे, ठीक है। इट इंप्लाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 5 कार्बन एटम्स। बताइए ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा, क्योंकि ये टॉलेंस नहीं दे रहा, तो ये एल्डिहाइड तो नहीं है, कीटोन होगा। यस सर। यस सर। और क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये एक मिथाइल कीटोन होगा। देखो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। इट इंप्लाइज एल्डिहाइड इज एब्सेंट, एल्डिहाइड इज एब्सेंट। NaHSO3 से एडक्ट दे रहा है, इससे क्या कंक्लूड करते हो आप? तो कार्बोनाइल। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल। ठीक है, तो क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन यही दोनों रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन से तो हमें पता चला कि ये कार्बोनाइल तो है, लेकिन जब उसने बोला टॉलेंस नहीं दे रहा, तो हम समझ गए कि एल्डिहाइड नहीं, इसका मतलब कीटोन होगा। अब कीटोन भी कौन सा कीटोन होगा वो इससे पता चल रहा है
Iodoform test was only for methyl ketones. So it indicates the presence of methyl ketones. Presence of methyl ketones. और जब हमने फिर लास्ट में ये पढ़ा तो इससे हमें क्लियर हो गया कि इट इज अ मिथाइल कीटोन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स. ये यहां से 5 कार्बन पता चल रहे हैं, तो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन विद 5 कार्बन एटम्स. पहले मुझे आप सब लोग बताइए, क्या आपको ये सारे इन्फ्रेंसेस समझ में आ गए? कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई है? नो सर. सब लोगों को समझ में आ गए? यस सर. ठीक है. अब देखिए 5 कार्बन वाले मिथाइल कीटोन सिर्फ 2 हो सकते हैं. दे कैन ओनली बी 2 पॉसिबिलिटीज. या तो ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 COCH3 पेंटेन 2 on, या फिर ये हो सकता था CH3 CCH3. कौन सा बोला श्रेया आपने? नहीं सर. बोला क्या था? मैंने पेंटेन 3 ऑन कहा था लेकिन गलत. मिथाइल कीटोन बनाना है ना, मिथाइल यस सर. मिथाइल बाद मिथाइल में. कीटोन या तो, हाँ मिथाइल कीटोन या तो पेंटेन 2 on हो सकता है 5 कार्बन वाला, या Yes. 5 कार्बन वाला ये हो सकता है. Yes, लेकिन sir. ये वाली मिथाइल पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि विगरस ऑक्सीडेशन में उसने स्ट्रेट चेन वाले 2 एसिड्स दिए. स्ट्रेट चेन वाले 2 एसिड्स देने का मतलब है ये वाले तो पॉसिबिलिटी रही नहीं होगी. यस. तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन भी कर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन मिथाइल कीटोन, स्ट्रेट चेन मिथाइल कीटोन विद 5 कार्बन एटम्स. प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन मिथाइल कीटोन विद 5 कार्बन एटम्स. बताइए ये भी समझ में आया? यस सर. एक ही यस सर. आंसर है ना. अब आप देखिए, अब आपको इस स्ट्रक्चर पता चल गया. अब इससे सारे रिएक्शंस आपको करके दिखाने हैं. तो देखिए टॉलेंस तो इसने दिया नहीं, वो तो आपको कर दिखाना नहीं है. एक तो NaHSO3 के साथ देख लो क्या मिलेगा. NaHSO3. आप, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप सीधे देख के बताना आपको समझ में आया कि. और टेल मी वेरी फ्रैंकली किसको नहीं समझ में आया. CH3 CH2 CH2 C CH3 ऊपर OH नीचे SO3 Na. बताओ किसको नहीं समझ में आया? आ गया सर. अच्छा आ गया. देखो एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये HSO3 यहाँ पे अटैक करता है. HSO3 यहाँ पे नीचे लगता है SO3H और ऊपर लगता है O पे Na. फिर मैंने आपको बताया था रीअरेंजमेंट होती है कि ऊपर का Na नीचे आ जाता है, H को डिस्प्लेस करता है और H को ऊपर भेज देता है. यस. याद है? यस सर. तो फाइनल प्रोडक्ट ये. और आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट में NaOH/I2 डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो भी बताना समझ में आया कि नहीं. CH3 CH2 CH2 COONA प्लस CHI3. ये जो कॉर्नर वाला मिथाइल है ना, पहले यहां से 3 H हट के 3 I लगेंगे, CI3. फिर वो CI3 इस NaOH के H के साथ CHI3 बना लेता है और यहाँ पे CO के आगे ONA लग जाता है. बताओ ये भी आया समझ में? तो CHI3 वाला नहीं समझ आया. देखो मैं समझाता हूँ, फिर अलग से करके दिखाता हूँ पूरा. देखो सबसे पहले आयोडोफॉर्म में क्या होता है, हम ना इसे एक्सेस ऑफ आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं, सिर्फ आयोडीन से. तो यहाँ पे 3 H हट के 3 I लगते हैं. तो पहले तो ये बनता है CH3 CH2 CH2 CO CI3. फिर हम इसे NaOH से रिएक्ट करवाते हैं. NaOH उल्टा करके ऐसे लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या होता था, ये CHI3 निकल जाता था और ONA यहां लग जाता था. तो ये बन जाता था 5 कार्बन वाला CH3 CH2 4 कार्बन वाला सोडियम ब्यूटानोएट प्लस CHI3. तो ये मैंने डायरेक्टली बना दिया था पिछली बार, अब मैंने आपको समझा दिया. बताइए समझ में आया? यस सर. आ गया. और कोई भी रिएक्शन करके दिखाना है इसके अलावा? सर ऑक्सीडेशन नो सर. नहीं सर, वो तो गिवन है प्रोडक्ट. ये तो गिवन ही है. अच्छा बस इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हुआ क्या है. यहाँ पे पॉपअप्स रूल फॉलो होगा.
पॉपऑफ्स रूल के अकॉर्डिंग जब हम एक कीटोन्स का विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोनाइल के उस साइड से चेन टूटती है सो दैट कार्बोनाइल छोटे वाले अल्काइल चेन के साथ डिपार्ट हो जाता है। तो ये कार्बोनाइल छोटे वाले अल्काइल के साथ 2 कार्बन वाला एसिड ये मिल जाएगा और इधर से 3 कार्बन वाला ये मिल जाएगा। आपको याद होगा पॉपऑफ्स रूल हमने पढ़ा था कि कीटोन्स का विगरस ऑक्सीडेशन करने पे कम कार्बन वाले एसिड मिलते हैं। यस Yes, sir. तो देखिए ये इन्फ्लुएंसेस थे और 2 रिएक्शन करके दिखाने थे और हमारा कंपाउंड प्रेडिक्ट हो गया। द कंपाउंड वाज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5 H गिनिए कितने हैं? 3 4 5 6 7 H10O। एक्सटेंस ओ लेकिन ये मैंने सिर्फ स्टेप 2 करा है। आपको स्टेप 1 में एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना होगा अगर एग्जाम में आया तो, क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। एम्पेरिकल फॉर्मूला सब कर लोगे या मैं करवा दूं? आप सब लोगों को याद है? तो वैसे तो एम्पिरिकल करवा दीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। क्या श्रेया, दोबारा बोलो। सर मैं कह रही हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरह ही एम्पिरिकल फार्मूला होगा ना, क्योंकि इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। यस मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको वो निकालने का पैटर्न आता है ना? अगर एग्जाम में आ गया तो निकाल लोगे ना? सर करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। आप लोग ये वाला पार्ट नोट कर लो, फिर मैं स्टेप 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला करवा देता हूँ। नोट करके मुझे बता दीजिएगा। सर डन। ओके, डन। देखो मैं आपको ना स्टेप 1 बताता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम दोनों डिटरमाइन करेंगे। देखो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला के केस में ना आपको यू नीड टू ड्रॉ अ टेबल ऑफ 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स का एक टेबल बनाना होता है। सबसे पहले कॉलम में एलिमेंट्स, दूसरे वाले कॉलम में उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस, तीसरे कॉलम में उनकी परसेंटेज, फोर्थ कॉलम में रिलेटिव मोल्स और फिफ्थ कॉलम में सिंपल रेशियो। देखो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स दे रखी हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 12, 1 एंड 16 आर द एटॉमिक मासेस। परसेंटेज दे रखी है 69.77% कार्बन, 11.63 हाइड्रोजन और रेस्ट निकाला किसी ने? सर 18.6। 18.6। रिलेटिव मोल्स होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो 69.77 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। किसी के पास है क्या आ रहा है?
सर 5.8 के अराउंड आ रहा है। 5.86 के आसपास आ रहा है। 11.63 डिवाइडेड बाय 1 ये आ जाएगा 11.63 और 18.6 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा 1.163। यस सर। ठीक है, अब सिंपल रेशियो में हम क्या करते थे, इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती थी ना, सबसे छोटी वाली वैल्यू, उससे सबको डिवाइड कर देते थे। तो 1.163 से सबको डिवाइड कर देते, तो 5.8 डिवाइडेड बाय 1.16 विल बी नियरली 5, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1। तो इट इंप्लाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O। ठीक है, यहां तक आया? यस सर। अनन्या समझ में आया यहां तक? अनन्या सिंगल। यस सर। अब देखो उसके बाद हम क्या करते थे, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मास निकालेंगे। कार्बन 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस ऐड करके जब आप मास निकालोगे तो ये 86 आएगा। और गिवन मोलर मास भी दे रखा है 86, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, n इज द रेशियो ऑफ मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। यानी कि 86 अपॉन 86 इज इक्वल टू 1। तो इट इंप्लाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n into empirical formula। n into empirical formula। तो वो 1 into C5H10O यही आ जाएगा C5H10O। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और एक बार इतना करने के बाद ना फिर इसके आगे से वही वाला फ्लो चार्ट बनाना है जो हमने स्टेप 2 में करा। तो ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये 2 मार्क्स का ये है, और जो हमने स्टेप 2 करा वो 3 मार्क्स का है। तो टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके सर। ठीक है, अब जिसको भी डाउट है जल्दी से नोट कर लीजिए। सर अब आप अमीन स्टार्ट करा रहे हो? मैं अमाइन से स्टार्ट करवा रहा हूं, लेकिन मैं 20th क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अल्कोहल्स और फिनॉल्स वाले पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करा था या नहीं करा था। एक बार आप पढ़िए, आपको आता है? सर आपने इस चैप्टर में लिखवाया भी है। करवाया था आपने। सर इसमें आपने अच्छा, करा मैंने दिया। बता दिया है। अच्छा, हाँ शायद मुझे जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ करवाई थी तब करवा यस दिया सर। होगा। यस सर। मैंने आपको बताया था ना, एसिड की 2 ही कैनोनिकल फॉर्म होती है, फिनॉल की 5 कैनोनिकल फॉर्म होती है। तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि फिनॉल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस, लेकिन एक्चुअली फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस 5 कैनोनिकल फॉर्म के बाद भी कम स्टेबल है, क्योंकि फिनॉल में जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है। याद आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो 20th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस, वैसे तो आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 17th क्वेश्चन भी आपके काम का है। 17th क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना चाहिए। कोई भी पार्ट आपको 17th का ऐसा लग रहा है जो आप या हम डिस्कस कर रहे हैं 17th क्वेश्चन, बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 17th क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लें या आप खुद करोगे बाद में? खुद भी कर सकते हैं आप, डिस्कस भी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, बुक में ही कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं डिस्कस, देखो मैं आपको खुद करने के लिए भी देता हूँ, जब मैं आपको खुद करने के लिए भी देता हूँ तो भी मुझे डिस्कस तो करना ही पड़ता है। अगली क्लास में टाइम तो उतना ही लगता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स करके नहीं लाते या किसी ना किसी को डाउट होता है, तो कर ही लेते हैं। फिर अभी ओरली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट मुझे कौन बताएगा? 17 के फर्स्ट पार्ट का फाइनल प्रोडक्ट कौन बताएगा मुझे? अच्छा, टेल मी वेरी फ्रैंकली, मुझे बिल्कुल फ्रैंकली बताइए, किस किस के पास पुरानी एनसीईआरटी है और ऑलरेडी हो रहा है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे फर्स्ट पार्ट? अनन्या सिंगल, आप बताएंगे?
सर रिंग के ऊपर COO के COO, के बिल्कुल सही बताया आपने, रिंग के ऊपर COO के। एक्चुअली KMnO4 इसे ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, लेकिन अल्कलाइन KMnO4 के साथ प्रॉब्लम ये भी होती है कि प्रेजेंस ऑफ एल्कली जब होता है ना, तो वो COOH बनता है पहले, लेकिन वो H डिस्प्लेस हो जाता है पोटेशियम से, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा रिंग के ऊपर COO के। सब लोगों को समझ में आया? यस सेकेंड पार्ट आशी आप बताओगे? यस मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। सर रिंग पे COOH की जगह COCl लग जाएगा? दोनों जगह यस सर। बिल्कुल सही है। सब लोगों ने यही करा है? यस सर या सबको यही लगता है? यस सर यस बिकॉज SOCl2 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, तो दोनों जगह OH के बदले Cl लग जाएगा। थर्ड पार्ट C6H5CHO, ऐसे लिख देता हूं, ये आपको रिएक्टेंट दे रखा है और एरो पे सेमी कार्बाजाइड लिखा हुआ है। आयुषी आप बताएंगे? सर बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन जो C6H5CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, बस हाँ या ना में आंसर देना मुझे। आयुषी मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में आंसर देना। ऐसे लिखा हुआ है कंपाउंड एरो पे, तो क्या मैं ये वाटर निकाल दूं और डबल बॉन्ड के आगे एज इट इज जोड़ दूं? आयुषी नो सर। तो क्या करना है? सर दूसरा NH2 के साथ करना है, हमें इसे रिवर्स में लिखना इसे होगा। फ्लिप करके, इसे फ्लिप करके, ठीक है। इतने शोर में कैसे पढ़ लेते हो आप? आपको डिस्टरबेंस नहीं हो रही? आपके रूम में टीवी चल रहा है? चलिए एनीवेज, इसे फ्लिप करके यहां से H2 और यहां से O सेमी कार्बन। सब लोगों को मालूम है ना, वी हैव टू फ्लिप द मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ से H2O निकलेगा। यस यस फोर्थ क्वेश्चन में रिंग से बेंजोफिनोन बनाना है। अक्षित शर्मा आप बताइए मुझे। सर 2 रिंग CO लग जाएगा प्लस HCl हो जाएगा। मैं समझा नहीं, अक्षित दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? सर 2 बेंजोइक रिंग के ऊपर CO लग जाएगा प्लस HCl। क्या कह रहे हो? आपसे ये पूछा गया है कि बेंजीन, उन्होंने रिएक्टेंट भी देखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, रिएजेंट बताओ ना, किस रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे कि ये बन जाए? सर एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी, लेकिन रिएजेंट कुछ और होगा। शौर्य आप बताओ, आपने हैंड रेज करा था। सर मुझे भी AlCl3 लगा। देखो ये एक्चुअली ना फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा ClCO C6H5 से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहां पे H होगा, ये HCl निकलेगा और COC6H5 यहां लग जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं, एनहाइड्रस AlCl3 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, एल्युमिनियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहां से एक Cl नेगेटिव को निकालेगा, और जैसे ही ये Cl नेगेटिव निकलेगा तो C पे पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव चीजें रिंग पे अटैक कर देती हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो ये COC6H5 यहां पे अटैक कर देगा। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, आपको सीधे बेंजोफिनोन मिल जाएगा।
बताइए, सब लोगों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी के माइंड में कुछ और था? कोई और पॉसिबिलिटी? सबको क्लियर है? ऋषभ, रावत, काशवी, करुणा, कार्तिक, सबको क्लियर है? यस सर। फिफ्थ पार्ट, अनन्या भटनागर, आप बताएंगे फिफ्थ पार्ट 17 का। अनन्या, आप ऑडिबल नहीं हो। अनन्या पांडे, अनन्या पांडे, अनन्या सिंगल, सर डाउट है इस वाले में। अनन्या शर्मा, अनन्या शर्मा, श्रुति, आप बताओ। सर वो टॉलेंस रिएजेंट में से OH निकल के वो CHO को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा बस। बिल्कुल ठीक बताया आपने। देखो इसमें क्या होगा ना, ये वाला कीटोन तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहां जो CHO लगा हुआ है, ये एरो पे ना इन्होंने टॉलेंस रिएजेंट लिखा हुआ है AgNH3 होल ट्वाइस, ये इस पे पॉजिटिव होता है और साथ में OH नेगेटिव होता है, उन्होंने दिखा नहीं रखा। तो ये एल्डिहाइड क्या करेगा, इसको तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और खुद ऑक्सीडाइज होके श्रुति बस एक चीज याद रखना, आप ना यहाँ पे COOH नहीं बनाना, COOH नहीं, COONH4, सॉल्ट ऑफ एन एसिड बने, ठीक है। कभी भी जब आप सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज तो होता है लेकिन एसिड में नहीं, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस सिल्वर निकलेगा, सिल्वर टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा जस्ट लाइक अ सिल्वर मिरर। तो सब लोगों को समझ में आया? Yes. यस सर। यस सर। सिक्स्थ वाला पार्ट आता है किसी को? हैंड रेस करो, कौन मुझे सिक्स्थ बताएगा? सर CnCHO से रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड ग्रुप। देखो एक्चुअली क्या होगा ना, यहाँ पे इन्होंने एरो पे दो चीजें दे रखी हैं, NaCN और HCl। पहले तो क्या होगा, ये NaCN और HCl ना आपस में रिएक्ट करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड HCN बनाएंगे। NaCN will react with HCl to produce HCN plus NaCl, और आपको रिएक्शन ना HCN से दिखाना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HCN। साइनोहाइड्रेट बनेगा, Cn नेगेटिव यहां पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और O पे H आ जाएगा। एसिड पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, एसिड ग्रुप एज इट इज रहेगा। बताओ सब लोगों को समझ में आया? Yes. यस सर। यस। ठीक है। सेवंथ वाले में दो एल्डिहाइड दे रखी है अलग अलग, जिसमें से एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्रॉस एल्डोल होगा। Yes, दो दो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स बनेंगे, बनेंगे। लेकिन आपको सिर्फ क्रॉस वाला प्रोडक्ट दिखाना है। जल्दी से सब लोग क्रॉस वाले प्रोडक्ट का IUPAC नेम डिसाइड करके हैंड रेज करिए। क्रॉस प्रोडक्ट का IUPAC नेम कौन बताएगा मुझे?
श्रेया आप बताइए। Yes, sir. Sir, 2-methyl 3-phenyl prop 2-enol. अच्छा श्रेया और बाकी सब लोग मुझे ये बताओ, श्रेया क्या आपकी बुक में 7th क्वेश्चन में एरो पे डाइल्यूट NaOH के साथ साथ हीट का सिंबल भी लिखा हुआ है? Yes, sir. नीचे हीट भी दे रखा है. सबकी बुक्स में? यस सर। वो सर Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मेरी बुक में तो नहीं दे रखा, सबकी बुक में दे रखा है? नो Yes, sir, सर। दे रखा है. दे रखा दे रखा सर दे रखा है। अच्छा चलिए, कुछ बुक्स में नहीं दे रखा होगा, पुरानी बुक्स में। अगर हीट का सिंबल दे रखा है तो फिर आपको हीट भी करना है, अगर नहीं दे रखा हीट का सिंबल तो फिर आपको सिर्फ एल्डोल बना के रुक जाना है, ठीक है? तो देखिए मैं आपसे एक बार दोबारा नाम पूछूंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO, ये बोला आपने? Yes, sir, यही बोला. आप बोलिए, नाम बोलिए। सर मैंने नाम लिखा है 2-methyl 3-phenyl prop 2-enol. बिल्कुल सही है, 2-methyl 3-phenyl prop 2-enol। 2-enol. सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट वाला आता है 8th वाले में, बताइए क्या करेंगे? एट्थ वाला कौन बताएगा? हार्दिक आप बताओ। हार्दिक। यस सर। सर एक बार पढ़ने दीजिए, एक सेकेंड। सर सी पे देखिए अगर यहाँ पे LiNH4 होता ना तो अगर मेरी बात सुन लो, अगर यहाँ पे LiAlH4 होता तो LiLH4 कीटोन को भी रिड्यूस कर देता और एस्टर को भी रिड्यूस कर देता, लेकिन NaBH4 वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एस्टर को टच नहीं करेगा। जो कीटोन है ना उसमें C पे एक आ जाएगा, O पे एक आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। ऐसे आगे का सारा पोर्शन एज इट इज रहेगा, CH2 देन COO C2H5। बताइए सब लोगों को समझ में आया? यस सर। 9th आता है किसी को? सर cyclohexanone. साइक्लोहेक्सेनोन, हाँ बिल्कुल वो सही इसको बताया आपने। ऑक्सीडाइज कर देगा. ये बेसिकली एरो पे ना ये PCC लिखा हुआ है एक तरह से। CrO3 इज ऑलमोस्ट PCC, आप इसे PCC ही मानकर चलो। ये हाइड्रोजन रिमूवल होता है, CrO3 हाइड्रोजन रिमूव करता है, O पे से एक H निकाल लेगा, C पे से एक H निकाल लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेसिकली ये साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा ऐसे, ये ठीक है? सब लोगों को क्लियर है? Yes. Yes, sir. 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं किसको आता है। 10th बताओ, हैंड रेस करो। नहीं आता किसी को भी? No, sir.
देखो एक्चुअली 10th में पता है कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को, इन्होंने बीच में एक एरो बना रखा है, लेकिन एक्चुअली ये 2 स्टेप्स में होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसका BH3 फॉलोड बाय H2O2/H2O हाइड्रोबोरेशन करोगे। हाइड्रोबोरेशन में आपको याद होगा प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते थे, CH2OH। CH2OH, ठीक है। एक H इस पे H आ जाएगा, पहले वाले पे H आ जाएगा और इस पे OH आ जाता था, तो ये प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। अब आप इसका PCC से ऑक्सीडेशन कर दो, एक H यहां से निकल जाएगा, एक H यहां से निकल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं, साइक्लोहेक्सेनल बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। आया समझ में? यस सर। एंड 11th वाला तो बहुत सिंपल है, बैकवर्ड प्रोसीड करिए, शॉर्टकट फॉलो करिए। सर, 2 बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड। यस। हाँ, अब ये एक तरह का एडक्ट है, मुझसे इसका नाम मत पूछना क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ एडक्ट, इसकी नेमिंग भी हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे कंपाउंड्स को सिर्फ एडक्ट्स बोलते हैं। तो बताइए आप सब लोगों को क्लियर हो गया सारा? यस यस। ठीक है, अब हम अमाइंस करेंगे। अमाइंस बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। अमाइंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले सभी चैप्टर्स थे ना, उसमें 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी। जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो आपने हेलो एल्केन, हेलो एरीन और पॉलीहेलोजन कंपाउंड ऐसे टॉपिक्स पढ़े। फिर सेकंड चैप्टर में आपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़े। थर्ड चैप्टर में आपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े। लेकिन फोर्थ चैप्टर में सिर्फ अमाइन पढ़े, दैट्स इट। एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 3 क्लासेस में हमारा खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। सो हम नेक्स्ट क्लास में अमाइन से स्टार्ट करेंगे संडे को। ओके सर। ओके सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड Thank you, डे sir. सर।